सभी को एग्ज़ाम प्रिपरेशन चैनल पे स्वागत है। सबसे पहले ये जो आप लोग का जो सेट चल रहा है इसमें आपको 2025 मैट्रिक में आने वाले क्वेश्चंस को बताया जा रहा है। हो सकता है कि आप इससे आ जाए और नहीं भी हो सकता, हम गारंटी तो नहीं कर सकते, बट इतना आप समझ लीजिए कि आपको इससे बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। पहली बात ये दिमाग लगाओ कि बहुत लोग तो बोलेंगे आपको कि ना यही से वीडियो से सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। तो बाबू ये सही बात नहीं है। हम ऐसे गलतफहमी में नहीं जीना चाहते हैं और नहीं आप लोग को जीने देना चाहते हैं कि किसी के बहकावे में आ जाए और फिर आप उसको ना पढ़ो और बस जो है सो बस वीडियो पढ़ लें। गलत बात है। अब दोनों को देखते अनुसार आप अपना जब जैसे भी आप पढ़ाई कर रहे हो वैसे पढ़ें, लेकिन बेहतर बनाने के लिए थोड़ी सी तो हेल्प लेनी ही पड़ेगी। और जो हम हेल्प जो देना चाहते हैं वो मैं इस वीडियो में खुद आप लोग को दे रहा हूँ। एक्सपीरियंस है हमारे 2014 से मैं इस फील्ड में आ गया हूँ, तो लगभग 2014 से लेकर के 24 पार हो गई, तो हमके 10 साल का एक्सपीरियंस ऑलरेडी हो चुकी है। तो पता है मैं कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो उसी टाइप का क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर के हाजिर हूँ। तो अब आप लोग बिना देरी से देखना शुरू कर देंगे। हम लोग पिछले वीडियो में 1 से लेकर के 20 तक पढ़ाया था और आज हम लोग की जो बारी है सो हमें 21 से लेकर के 40 तक 20 ही क्वेश्चन पढ़ेंगे, लेकिन डिटेल्स पढ़ेंगे, बढ़िया से पढ़ेंगे। जैसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट होती है आज का 21 नंबर क्वेश्चन से कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी। आपसे पूछी गई उसकी क्षमता यानी कि पावर ऑफ लेंस। तो पावर का फॉर्मूला आप लोग सब लोग जानते हैं कि 1/4 फोकस होता है। जब पावर का फॉर्मूला 1/4 फोकस होता है तो यहाँ पर फोकस दी हुई कितनी है 20 सेंटीमीटर। लेकिन बात समझ में आना चाहिए, जो पावर का एसआई मात्रक होता है, एसआई मात्रक ये हमारा होता है बाबू डायोप्टर। ठीक है। अब डायोप्टर जब एसआई मात्रक होता है तो हमें तो यहाँ पर फोकस की जो दूरी है वो एसआई मात्रक में लेनी होगी। तो सबसे पहले हम सेंटीमीटर को चेंज कर देंगे मीटर में। तो याद रखना जब सेंटीमीटर होता है तो 1/100 मीटर होता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम फोकस लिख रहे हैं 20 सेंटीमीटर। कितना है ये 20 सेंटीमीटर फोकस है, तो हम इसे लिखेंगे 20/100 मीटर। जब इसे हम लोग काटेंगे तो बचेगा कितना, काटो पूरा नहीं, हम कैलकुलेशन को आसान करना चाहते हैं, बस एक जीरो का काटो। इसलिए एक जीरो काटो कि जैसे ही आपको 2 है नीचे में 10 है तो 0.2 मीटर हो जाएगा। अगर कोई बच्चा 20/100 करेगा तो काटेगा 5 बार में और फिर 1/5, फिर वो 5 से क्या करेगा डिवाइड करेगा 1 में, तो फिर तो उतना ही आने वाला। तो दोबारा क्यों मेहनत करना, ये सीखो आप लोग टेक्निक किस प्रकार से हम क्वेश्चन को और इजीली सोल्व कर सकते हैं, कैलकुलेशन कम हो। तो हमने 1 जीरो को काट दिया, 1 जीरो जब बच जाता है तो 1 अंक के बाद हम पॉइंट बैठा देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 0.2 मीटर। जब हमने यहाँ पर फोकस 0.2 मीटर लेंगे, एक उपाय और है। जब हमको फोकस निकालना तो हमने तो निकाल दिया, लेकिन अगर हमको बटा में करना था तो हमें ये भी काम नहीं करेंगे, बस इतना ही काम करेंगे 2/10। और नहीं तो काट भी सकते हैं, तो आपको कितना आ जाएगा 1/5। देखिए फ़ायदा क्या मिलेगा इसका, नहीं आपको पॉइंट में लाने का। ये जैसे हम 5 लिए, एफ का वैल्यू हम 1/5 मीटर रखे, ये 5 कहाँ चला जाएगा ऊपर में, तो यहाँ से बचेगा आपको 5 डायोप्टर। अब एक बात बताइए, उत्तल लेंस का आपकी फोकस प्लस होता है कि माइनस। तो ध्यान में लगाइए कि उत्तल लेंस के 2 फोकस होते हैं, एक इधर भी होते हैं एक इधर भी होते हैं। लेकिन हमारा जब लाइन इधर से लाइट आती है तो प्राइमरी फोकस हमारा ये कहलाता है, सेकेंडरी ये कहलाता है, और सेकेंडरी फोकस को ही हम लोग मेन फोकस कहते हैं, और ये हमारा होता है प्लस में। तो उत्तल लेंस का याद रखिएगा फोकस प्लस होता है और अवतल लेंस का फोकस माइनस होता है। तो यहाँ पर जब प्लस ही रहेगा तो इसकी डायोप्टर भी क्या आ जाएगी प्लस में। तो इसकी आंसर हो जाएगा +5 डायोप्टर, जो कि इनमें से कोई नहीं आपके आंसर होंगे। कोई दिक्कत, यही अगर अवतल लेंस होता तो माइनस में 5 डायोप्टर आंसर हो जाती। चलिए आगे देखते हैं इसका क्वेश्चन। तो इसका आंसर सही में क्या है +5 डायोप्टर ही इसका आंसर होगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 22। देखिए पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। अब क्वेश्चन सबसे पहले समझिए कि आँख के बारे में पहले कुछ पढ़ लेते हैं। तो आँख के बारे में इसमें है क्या, हाँ चलिए आँख यहाँ पर दिख गई, आँख का हम फिगर हम लोग बना के रखे थे। सबसे पहले बात समझिए, काम सबका समझते हैं और उसके बाद आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो डायरेक्टली आप बता सकते हो।
सबसे पहले ये हमारा आँख का जो उजला भाग, जैसे हम लोग आँख देखते हैं, आँख यहाँ पर दिखाई गई होगी ये वाला भाग। तो ये भाग को, जो आपका ये वाला जो भाग है ना बाबू, ये भाग, ये है आई बॉल। ये क्या है? आई बॉल। और इसके जो ऊपर वाला जो दिख रहा है ना, यहाँ पर इससे पूरे ये वाला पूरा रीजन, यानी यही जो रीजन है ये वाला, ये कहलाती है इसकी कॉर्निया। और इसी के थ्रू लाइट अंदर जाती है। लेकिन जब लाइट अंदर जाती है तो यहाँ पर एक होते हैं द्रव भरे हुए, जिसको हम लोग कहते हैं अक्वस ह्यूमर, और यहाँ पर कहते हैं नेत्रोद। हिंदी में यहाँ पर क्या बोल रहा है? नेत्रोद। लेकिन ध्यान रहे, हम लोग यहाँ इंग्लिश में कहते हैं इसको अक्वस ह्यूमर। तो लाइट तो यहाँ से पहले आ गई, इस सभी तरह से ये लाइट को अपने अंदर लाने का प्रयास करता है। जैसे एक एक्सपीरियंस भी कर सकते हो तुम, कि सबसे पहले क्या करो, आँख को एकदम सीधे किसी चीज़ को देखो और बगल वाले दोस्त या बगल वाले जो भी हैं उनको बोलो कि अपने हाथ को हिलाओ। तो पता चलेगा, आप जब देख रहे थे सीधे, लेकिन बगल वाले इंसान खड़े तो अपने हाथ हिला रहे थे, फिर भी आपको सेंस हो रहा था कि हाँ वहाँ पर कोई चीज़ मतलब हो रही है। तो इसका मतलब क्या होगी कि आपके बगल में भी ये लाइट को अंदर लाता है, बगल वाले लाइट भी अंदर आँख में प्रवेश करता है। लेकिन ज़्यादा लाइट आ ना जाए, इसके लिए ये रहता है आइरिस। तो ये जो कलर जो दिख रहा है ना, ये वाला थोड़ा सा हल्का सा जो ब्लैक है, यही आपका ही आइरिस का कलर है। ये किसका कलर है? आइरिस का। अब ये आइरिस इधर और ये आइरिस इधर, तो बीच का जो जगह खाली है, इसी के सहारे आई का होता है, लाइट अंदर जाती है। जब लाइट अंदर जाती है इसी के सहारे, और ये जो जगह बचता है, इस जगह को बोलते हैं यहाँ पर पुतली बोलते हैं। इस जगह को क्या बोलते हैं? पुतली। और ये पुतली में कोई चीज़ और रहता नहीं है, यहाँ पर कुछ भी नहीं रहता है। जैसे आइरिस एक मांस का बना होता है, उसी प्रकार से पुतली किसी चीज़ का बना हुआ नहीं रहता है। बस दोनों में क्या रहता है, ये दोनों आइरिस के बीच का ये जगह खाली होता है, और इसके सहारे क्या होता है, प्रकाश अंदर में जाता है। जब प्रकाश अंदर में जाएगा तो ये हमारा क्या है? लेंस है। और लेंस के जो ऊपर में एक यहाँ पर मांसपेशियाँ हैं, और इस मांसपेशियाँ को हम लोग कहते हैं पक्षामी पेशियाँ, या तो इंग्लिश में कहते हैं सिलियरी मसल्स। क्या बोलते हैं इसको? सिलियरी मसल। और यही क्या करता है, लेंस को कभी मोटा करता है तो कभी पतला करता है। तो हम कह सकते हैं कि लेंस को होल्ड करके रखा हुआ है ये सिलियरी मसल्स। अब लाइट को अंदर आ जाएगा, और जैसे लाइट अंदर जाएगा तो ये रेटिना पर पड़ेगी, जो कि हमारा ये क्या है? पर्दा है। जब हम लोग प्रोजेक्टर चलाते हैं तो उसके जो भी इमेज है वो पर्दा पर बनता है। उसी प्रकार से हमारे जो भी आँख जो इमेज बनाना चाहेगा, जो लेंस, वो कहाँ पर बनेगा? ये बनेगा पर्दा पे, यानी पर्दा हमारा क्या है? रेटिना है। ये क्या है? रेटिना। लेकिन सोचिए बाबू कि रेटिना में अगर कहीं पर ये जगह में क्या हो जाए? खाली हो जाए, ये जगह क्या हो गया? यहाँ पर जगह ये वैकेंट हो गया। जैसी जगह वैकेंट हो गया तो पर्दा में जब छेद हो जाता है, वहाँ पर कोई चीज़ को दिखता नहीं है, किसी का प्रतिबिंब नहीं बनता है। तो उसी प्रकार से जब ये वाला यहाँ पर लाइट आकर के यहीं पर टकराता तो ये सीधा सीधा कहाँ चला जाता? अंदर। तो यहाँ पर अगर लाइट आती तो किसी का भी प्रतिबिंब नहीं बनता, तो किसी चीज़ उसको दिखाई नहीं देता, तो हम कहते हैं कि वो बेचारा क्या हो गया? अंधा हो गया। जब वो अंधा हो जाएगा तो इस जगह को हम लोग कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। जो क्या कहते हैं? ब्लाइंड स्पॉट। और यहाँ से ही जितने भी सिग्नल्स हैं, इधर का जो दिखा वो गया, सारे सिग्नल जाते हैं कहाँ पर? अंदर में, ब्रेन के पास, दिमाग के पास, यहाँ से ही। तो ये जो आपका गया, इसको बोलते हैं ऑप्टिक नर्व, यानी दृक तंत्रिका। क्या बोलते हैं इसको? दृक तंत्रिका, ऑप्टिक नर्व। और यहाँ से सिग्नल कहाँ जाती है? दिमाग में। दिमाग याद रखिएगा कि प्रकाश, ये जैसे दृक पटल में अंदर जाती है तो ये प्रकाश ऊर्जा को बदल देता है विद्युत ऊर्जा में, क्योंकि दिमाग हमेशा विद्युत ऊर्जा को ही अडॉप्ट करती है, मतलब कि संश्लेषण करती है। तो यहाँ से बात समझिएगा, लेंस को पकड़ के रखा कौन है? सिलियरी मसल्स। कौन रखा है? सिलियरी मसल्स। उसको रखा है किसको? पकड़ करके लेंस को। थोड़ा सा बहुत सारे क्वेश्चंस का आप आंसर अब दे पाओगे। देखिए, सबसे पहली बात एक बार और देख लीजिए, ये हमारा कॉर्निया है, ये है आइरिस, ये आइरिस हो गया दोनों तरफ, और ये आपका हो गया पुतली, जो जगह खाली है उसको, ये लेंस हो गया। ये जो मांसपेशियाँ है इसको कहते हैं पक्षमाभी पेशियाँ, यानी कि सिलियरी मसल्स। इधर भी सिलियरी मसल्स होंगे। ये हो गया लेंस, और ये आपका हो गया, इसमें विट्रस ह्यूमर भरा होता है, इसका बोलते हैं कच्चाव द्रव। ये आपका रेटिना, दृष्टिपटल, और ये आपका है ब्लाइंड स्पॉट, और ये का दृक तंत्रिका, यानी कि आपका ऑप्टिक नर्व। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। तो अब आप इसका आंसर दीजिए।
कहता है पुतली के आकार को, पुतली क्या था तो आइरिस इधर दोनों के बीच का ही जगह था। अगर आइरिस और ऊपर चला जाए तो जगह इतना बच जाएगा, तो कह सकते हैं कि पुतली के आकार बढ़ जाता है और घट जाता है। तो ये होता है किसकी वजह से, तो ये होता है आइरिस की वजह से। अब आइरिस को हिंदी में क्या कहते हैं, परितारिका। क्या कहते हैं उसको, परितारिका। तो इसका इंग्लिश हो जाएगा, सॉरी इसका आंसर हो जाएगा परितारिका। क्वेश्चन चलो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। कहता निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन में 3 आबंध होते हैं। 3 आबंध का मतलब है 3 बंधन, जिसमें आपको डबल ट्रिपल सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड दोनों हो, यानी कि एक सिंगल, एक डबल, एक ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड पूछे जा रहे हैं कि इसमें से किसको होगा। और ट्रिपल बॉन्ड में हम जानते हैं कि अल्काइन में होता है। किस में होता है, अल्काइन में, जिसकी फार्मूला CnH2n-2 होता है। देखिए तो कहीं पर इसकी ऑप्शन में है क्या, तो देखिएगा ध्यान से कि अगर हम यहाँ पर C3 लेते हैं, देखिए ये तो होगी नहीं क्योंकि ये अल्केन है। अल्केन में यानी कि CnH2n+2 है। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर हम यहाँ पर 1 ले रहा हूँ तो 1 गुने 2 और 2 4। ये भी नहीं होगा क्योंकि इसमें भी आप n बराबर 2 ले लो इसमें, तो C2H 2 दूना 4, 4 और 2 6। ये भी नहीं, ये भी अल्केन है, ये भी अल्केन है। आपका ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है कौन सा, यही होगा। कैसे देखिए, C3 अगर यहाँ पर हम लेते हैं कितना, n का वैल्यू 3 लेते हैं, तो C3H 3 दूना 6 -2, तो C3H4। ये किसका हो जाएगा, अल्काइन का। चेक करके दिखाते हैं। C 3 कार्बन था, हमने 3 कार्बन दे दिया। अब एक बात और ध्यान रखिएगा, एक जगह हमने ट्रिपल बॉन्ड दिया, एक जगह हमने क्या दिया, ट्रिपल बॉन्ड। अब कार्बन का हम लोग 4 बॉन्ड बनाता है। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड। तो इस कार्बन को देखेंगे 1 2 3 बॉन्ड बना लिया है, एक बॉन्ड बचा हुआ है, ये बॉन्ड बनाएगा इसका हाइड्रोजन से। चलिए इस कार्बन के पास आते हैं। ये कार्बन 1 2 3 4, ये बॉन्ड किसी से भी अब नहीं बनाएगा, इसके पास किसी भी हाइड्रोजन नहीं होगा। अगर इसके पास आते हैं तो इसने बस एक ही बॉन्ड बनाया है, 3 बॉन्ड और इसको चाहिए, तो 3 बॉन्ड ये पूरा करेगा अपने साथ हाइड्रोजन से। तो अब गिन करके देखिए, 3 कार्बन है, 1 2 3, हाइड्रोजन की संख्या गिनिए 1 2 3 4। तो हम कह सकते हैं कि इससे में हमारा 3 आबंध होंगे, त्रिआबंध होंगे। बात समझ में आ गया। इसको हम लोग क्या कहेंगे, जैसा आप इसका कमेंट बॉक्स में इसका नाम बताएंगे, ऐसे हम इसका नाम आपको लिख देंगे, ठीक है। लेकिन आप नाम बताइए, सब लोग जानते हैं, कमेंट बॉक्स में दीजिए, फिर भी आपको हम बता देते हैं। ध्यान दीजिए क्या बोलते हैं। सबसे पहले अगर एक कार्बन होता है तो मिथ, फिर उसके बाद इथ, फिर प्रॉप। जब हम प्रॉप पर आते हैं, प्रॉप पे, लेकिन ये है क्या, अल्काइन का, तो यहाँ पर लग जाएगा YNE, तो ये हो जाएगा प्रोपाइन। इसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रोपाइन कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, प्रोपाइन। सबका नाम अगर देखना चाहते हो, इसे हम लोग मीथेन कहते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, मीथेन। इसे हम लोग इथेन कहते हैं, हिंदी में लिख देते हैं इथेन कहते हैं। इसे हम लोग प्रोपाइन कहते हैं, लिख दिया था। और इसे हम लोग प्रोपेन कहते हैं, प्रोपेन कहते हैं, क्योंकि ये अल्केन का ग्रुप में आता है, इसलिए क्या कहलाएगा, प्रोपेन कहलाएगा। तो इस बात को समझ में आ गया, तो ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 24 कहता आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर बढ़ने पर, देखिए आवर्त सारणी तो बहुत बड़ा होता है, हम आपको आवर्त सारणी दिखाते हैं। कहता बाईं, इधर है लेफ्ट साइड और इधर है राइट साइड। जब बाईं से दाईं बढ़ेंगे तब क्या घटनाएं घटेगी, कह रहा है आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर बढ़ने पर कोषों की संख्या। कोषों का मतलब क्या होता है, एक मिनट, बाईं से दाईं बढ़ेंगे, कोषों की संख्या क्या है, कोष नहीं होना चाहिए यहाँ पर, कोषों का मतलब हो जाएगा वैलेंसी होनी चाहिए, नहीं वैलेंसी नहीं, या तो उसका रो होगा। एक मिनट मैंने इसको देख करके मैं इसको कंफर्म करता हूँ। कोषों का हिंदी, इंग्लिश। देखिए ये कोषों की जगह पर कक्षा होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जब कही जाएगी कक्षा के बारे में तो आपको कक्षा समान रहती है। जब लोग बाएं किधर जाते हैं, बाएं से दाएं, तो कक्षा समान रहेगी,
ठीक है। लेकिन अगर वही चीज़ हम ऊपर से नीचे आते हैं तो कक्षा की संख्या बढ़ने लगती है। दूसरी बात, जब हम लोग बाएँ से दाएँ जाएंगे तो साइज घटेगा, याद रखना, ऐसा हम लिख दे रहा हूँ, साइज घटेगा। लेकिन ऊपर से नीचे जब आते हैं तो यहाँ पर हो जाएगी साइज बढ़ेगी। ठीक है, ये भी बात ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर आंसर हो जाता है कक्षा की संख्या में कि ये स्थिर होते हैं, क्योंकि कक्षा डिपेंड करता है उसके पीरियड पे, कितना नंबर ऑफ पीरियड उसमें हैं। तो इसमें देखिए क्या है, पीरियडिक टेबल तो यहाँ पर दिख गए होंगे। तो ये आपके जब पीरियड जाएंगे तो फर्स्ट पीरियड में एक ही ऑर्बिट होंगे, इसमें जब 2 दिया होता है उसमें 2 ऑर्बिट होंगे, इसमें 3 ऑर्बिट होंगे, इसमें 4 ऑर्बिट होंगे। इस प्रकार से आपके ऑर्बिट की संख्या को यहाँ पर ये बताता है 5। बात समझ में आ गया। और ये आपकी वैलेंसी बताएंगे कितने उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं ये सब बताते हैं उसके। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। फिर से इधर जाएंगे तो साइज घटेगी, और अगर नीचे से ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज बढ़ेगी, क्योंकि कक्षा की संख्या बढ़ेगा तो इसकी साइज क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। आगे क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के समूह में ऊपर से नीचे जाने पर संयोजकता यानी कि वैलेंसी। देखिए, अगर हम यहाँ समझिए बात को, जब लोग ऊपर से नीचे आते हैं ये आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन को दिखा रहा है। ठीक है, जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन को दिखा रहा है तो ऊपर से नीचे आएंगे तो सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें कितना रहेगा, 1, इसमें कितना रहेगा, 2, इसमें कितना रहेगा, 3, इसमें कितना होगा, 13, इसमें कितना, 14, ऊपर वाला को छोड़ के बाबू। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग इसको देख रहे हैं। तो वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या देख रहे हैं। जब वैलेंसी निकालते हैं तो ध्यान रखिएगा, इसकी वैलेंसी +1 हमेशा होती है, इसके +2 होती है, इसमें +3 होती है, और इसका 4 भी बोलते हैं, प्लस में भी और माइनस में भी। ये होती है -3, -2, -1 और 0। जब इसमें कहीं पर भी जाएंगे तो इसकी वैलेंसी 4 ही होगा। इसमें कहीं पर भी नीचे जाएंगे तो नीचे या ऊपर वैलेंसी -3 होगी। इसमें कहीं पर भी जाएंगे तो वैलेंसी इसकी -2 होगी। इसमें कहीं पर भी जाएंगे तो वैलेंसी -1 होगी। यानी वैलेंसी कभी भी चेंज नहीं करता। कब? टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर। ठीक है, आदमी तो वही रहता है ना, बात समझ लेना। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसकी वैलेंसी चेंज नहीं करेगी। कब? जो ऊपर से नीचे। लेकिन जैसे ही हम लोग इधर जाते हैं तो वैलेंसी में परिवर्तन होने लगता है। पहले प्लस में बढ़ता है, फिर माइनस की ओर फिर घटने लगता है। ध्यान में ये बात को रखना है। तो क्वेश्चन था कि आवर्त सारणी के समूह में ऊपर से नीचे जब हम लोग जा रहे थे तो संयोजकता का मतलब वैलेंसी इलेक्ट्रॉन की संख्या तो एक समान रहती है, कभी बदलती नहीं है। साइज में बदलाव हो जाएगी लेकिन वैलेंसी में बदलाव नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, कितना टाइम हो गया इसमें, बहुत सारा टाइम हो जाती है भाई। किसी दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंस से बने द्विफोकसी लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है। देखिए, कुछ बूढ़े लोग में क्या होते हैं ना कि जैसे जैसे एज बढ़ते जाता है, ये जो लेंस है ना, लेंस ये एकदम मांसपेशिया का होता है। एकदम बचपन में या छोटा में हम लोग को जो भी है एकदम झिल्ला टाइप का होता है। एकदम जैसे देखो ना, एक स्ट्रॉबेरी जो होता है, कितना चॉकलेट खाते हैं, ठीक है, एकदम ढीला टाइप का होता है। उसी प्रकार से ये वाला जो होता है लेंस हमारा, उसी प्रकार से एकदम जस्ट जेली के जैसा होता है। लेकिन जैसे बूढ़े होते जाते हैं ये सॉलिड होने लगता है। जब सॉलिड होगा तो बताइए, सिलेरी मसल जो था इसको कभी मोटा कभी पतला करता था ऐसे। ठीक है, जब ऐसे करता था तो ये आसानी से अभी हो जाता था। लेकिन जब ये सॉलिड बन जाएगा, ठोस बन जाएगा, तो सिलेरी मसल्स ना इसको मोटा कर पाएगा और ना पतला कर पाएगा। जब मोटा करता था तो नज़दीक की चीज़ों को आसानी से हम देख पाते थे, जब ये पतला करता था तो दूर की चीज़ों को आसानी से देख पाते थे। लेकिन सोचो कि बीच में आकर ये फंस जाए, जब बीच में आकर फंसेगा तो नज़दीक वाला भी नहीं दिखेगा और दूर वाला भी नहीं दिखेगा। तो इस आदमी क्या करते होंगे कि बैठ जाते हैं यहाँ कुर्सी पर, ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर रख पेपर को इतना दूरी पर रख करके और तब ये पढ़ते होंगे। तो ऐसा जो होता है ना बूढ़े लोग में, इस बीमारी को कहते हैं कैटेरेक्ट हो जाना। लेंस क्या होता है? कैटेरेक्ट हो जाना है। कैटेरेक्ट का मतलब हो गया कि वो लेंस सॉलिड हो जाता है, लेंस एकदम हार्ड हो जाता है। जब लेंस हार्ड हो जाएगा तो उसमें फ्लेक्सिबल नहीं होगा, लेंस में कि कम बेसी नहीं हो पाएगा, यानी मोटा और पतला नहीं हो पाएगा, जिसके कारण से उस बूढ़े में न नज़दीक की चीज़ दिखाई देगी न दूर की चीज़ दिखाई देगी। जो नज़दीक की चीज़ नहीं दिखाई देगी तो इसमें अवतल लेंस लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है? अवतल लेंस, सॉरी हाँ, निकट दृष्टि दोष में क्या लगाते हैं? अवतल, और दूर दृष्टि दोष में वो क्या लगाना पड़ता है? उत्तल। तो बात को समझ में आ रहा होगा।
दूर दृष्टि दोष यानी दूर की चीज़ों को दिखाई देती है, दूर की चीज़ को दिखाई देती है, बस समझिएगा 1 मिनट। जब दूर दृष्टि दोष होती है तो दूर की चीज़ दिखाई देती है, नज़दीक की चीज़ नहीं दिखाई देती। तो नज़दीक जब नहीं दिखेगा तो इसको दिखाने के लिए हमको क्या चाहिए, उत्तल चाहिए। और दूर की चीज़ जब निकट दृष्टि दोष में निकट वाला दिखाई देगा, दूर वाला दिखाई नहीं देगा, इसका मतलब इसमें क्या चाहिए, अवतल चाहिए। अब एक बात थोड़ा सा हम फिर से इसको डिटेल कर ले रहा हूँ। देखिए ये हमारा आँख का लेंस है, दूर का हमको दूर दृष्टि दोष हो गया है, मतलब कि दूर वाला चीज़ दिखाई देगा, नज़दीक वाला चीज़ नहीं दिखाई देगा। तो नज़दीक के हमको इसको देखना है, नहीं दिखाई दे रहा है तो हमने यहाँ पर कौन सा लेंस लगा देंगे, उत्तल। अब निकट दृष्टि दोष में क्या है, निकट दिखाई देगा लेकिन दूर वाला दिखाई नहीं देगा, हम इसमें क्या लगा देंगे, अवतल। अब बात को यहाँ पर समझना कि जब हम लोग लेंस बना रहे हैं तो नज़दीक देखना है तो अपने आई का जो पलक है उसको क्या करते हैं, नीचे करते हैं। तो इसमें हमको कौन सा लगाएंगे कि जिसमें नज़दीक वाला चीज़ को दिख जाए, तो दिखने के नज़दीक वाला दिखे, इसको में कहते हैं उत्तल लेंस लगाना पड़ेगा। तो इसमें कौन सा लेंस लगाएंगे, अवतल। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो बाईफोकस जो लेंस होता है, जरा दृष्टि दोष का जो बीमारी होते हैं, उसमें जो चश्मा दो तरह के उसमें लेंस लगाए जाएंगे, नीचे वाला में उत्तल और ऊपर वाला में अवतल। जब लेंस नीचे में लगा जाएगा उत्तल तो इसकी डायोप्टर प्लस में होगी और इसकी पावर जो होगी वो माइनस में होगी। ये भी बात को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब देखिए कहता किस उपकरण में धन और ऋण के चिन्ह नहीं होता है, धन और ऋण कहीं नहीं होता है, दोनों में से। एमीटर में प्लस और माइनस होता है, जिसमें एमीटर हमने लिखा तो यहाँ प्लस माइनस दिखाए जाते हैं। वोल्ट मीटर भी जब हम लोग ड्रॉ करते हैं प्लस माइनस होता है। विद्युत सेल होता है तो इसमें हम जानते ही हैं कि ये प्लस और माइनस होता है, लेकिन जब हम लोग तार बनाते हैं तो इसमें प्लस और माइनस नहीं होता है, क्योंकि करंट आप इधर से भी दे सकते हो, करंट इधर से भी दे सकते हो, कहीं से भी करंट इसमें चल सकता है। इसलिए इसकी आंसर हो जाएगी सी कि कुंडली में प्लस और माइनस का चिन्ह कहीं नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 28, लघु पतन। लघु पतन मतलब जब ये हाई वोल्टेज हो जाती है, जो हाई करंट हो जाती है तो लघु पतन हो जाता है, मतलब कि फ्यूज जल जाता है। तो कहता है लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, यानी कि बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, बहुत, एक मिनट सुनिए, लघु पतन के समय कह रहा है। लघु पतन कब होता है, फ्यूज कब उड़ जाती है, जब उसमें विद्युत धारा अधिक हो जाती है। जब विद्युत धारा अधिक हो जाएगा तो हीट क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, और हीट ज़्यादा हो जाएगा तो फ्यूज गल जाएगा। इसका मतलब है कि विद्युत धारा का मान क्या होगा, बहुत अधिक होगा। लेकिन जब लघु पतन हो जाएगा, मतलब कि जब फ्यूज टूट गया, तब इसमें करंट कितना हो जाएगी, 0। जब ये करंट, कैसे सोचिए, ये हमारा फ्यूज है, ये मान लो फ्यूज है, हमको करंट को इधर जाना है तो हमने एक पतले से लाइन को यहाँ पर ड्रॉ करके रखा। लेकिन जब ऐसा हो जाए कि ये वाला बीच में क्या हो जाए, कट जाए, बीच में क्या हो जाए, कट जाए, टूट जाए, तो बताइए करंट फ्लो करेगा, नहीं ना। तो ये कह रहा जब लघु पतन हो जाए तो उस में करंट 0, लेकिन लघु पतन हुआ क्यों था, तो इसलिए क्योंकि उसमें विद्युत धारा के मान क्या हो गई थी, बहुत ज़्यादा हो गई थी। अब क्वेश्चन नंबर है 29, पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण होता है। अब क्वेश्चन है पत्तियों का मुरझाना, पत्ती किस हार्मोन की वजह से मुरझा जाते हैं, तो याद रखिएगा एब्सिसिक एसिड से। किससे होता है, एब्सिसिक एसिड से। कहता है पत्तियों का मुरझाना पौधे के एक हार्मोन एब्सिसिक एसिड के कारण से होता है। एबीए पौधे के विकास में मदद करता है और कली प्रस्तुत कर और बीजों के साथ जुड़ी प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता रहता है। यह पौधे को पानी के तनाव जैसी चरम परिस्थितियों से बचाता है, ठीक है। पौधों को पानी के तनाव यानी पानी के टेंशन ना हो, इस स्थिति से क्या होता है, बचाता है। एबी यानी एब्सिसिक एसिड पत्तियों और फलों की उम्र बढ़ने और गिरने को बढ़ावा देता है। एबीए को तनाव हार्मोन भी कहा जाता है कि टेंशन से क्या कर लेता है, बचा लेता है। पत्तियों के मुरझाने के कुछ कारण थे। सबसे पहली बात क्या थी, मिट्टी में पानी की कमी हो गई थी, बाष्पोत्सर्जन की दर ज़्यादा हो गया था। जैसे गर्मी के दिन में बाष्पोत्सर्जन ज़्यादा हो जाएगी, पानी कम जाएगा, तो फिर क्या होगा, पौधे मुरझा जाएंगे। तब ना कहते हैं कि पेड़ पौधे क्या हो गए, मर गया। पौधे का संवहनी यानी उत्तक जो जाइलम होता है कि अंदर कवक जाल बन जाता है। तेज प्रकाश होने के कारण भी ये क्या होते हैं, मतलब पेड़ पौधे मुरझा जाते हैं। तेज हवा के कारण भी पेड़ पौधे मुरझा जाते हैं। अब वातावरण में नमी नहीं होती है, इसके कारण से पेड़ पौधे मुरझाते हैं। जैसे गर्मी के दिन में जब लू चलती है तो बताइए कि कभी पर्यावरण में कभी नमी होगी, कभी नहीं होगी, तो इस कारण से पेड़ पौधे भी क्या होते हैं, मुरझा जाते हैं।
अब जड़ की अधोगामी वृद्धि है, ये किसके कारण से, क्या कारण है कि जड़ नीचे ही जाती रहती है और बहुत दूर तक चली जाती है। बताइए, प्रकाशानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, जलानुवर्तन और रसायनुवर्तन। तो इसकी आंसर हो जाएगी गुरुत्वानुवर्तन के कारण। लेकिन यहाँ पर एक बात बताते हैं, जब ये ऊर्ध्वगामी जब सीधे जाता है तो सही बात है, लेकिन एक बात आपसे बताते हैं कि जो मेन जड़ होता है ये वाला होता है आपको सहारा देने के लिए, ये जो जड़ जड़ होता है ना सहारा देने के लिए, लेकिन इसी में आपको एक रेशा जैसा आपको दिखाई देगा। ये जो जाती है ना ये पानी को ढूंढने के लिए जाती है, ये बात को आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। तो आज हम 10 ही क्वेश्चन रख पाएंगे क्योंकि टाइम इसमें ज़्यादा हो रही है, अब अगले वीडियो का भी वेट करना पड़ेगा। तब तक के लिए जय हिंद। अच्छा, थोड़ा सा भी अगर लगती जरा सही फ़ायदा होता हो तो ज़रूर आप इसको सब्सक्राइब करके चैनल को शेयर ज़रूर कीजिएगा, कुछ प्रोत्साहित भी कीजिएगा हमें कि हम भी बढ़िया काम और भी कर सकें और आप लोग को फ़ायदा हो और आपके आने वाले जो भाई बहन छोटे हैं उनको भी इससे फ़ायदा हो सके। जय हिंद, जय भारत।